नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले तीसरा विकल्प बनने की सियासत शुरू हो गई है। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन स्वराज पार्टी की बिहार बदलाव रैली थी, जिसमें प्रशांत किशोर ने प्रशासन, सरकार और पूर्व की लालू सरकार पर निशाना साधा। 10 लाख की भीड़ इकट्ठा करने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर कम भीड़ पहुंचने पर प्रशासन पर भड़कते दिखे और 2 लाख लोगों को जबरन सड़क पर फंसाकर रखने का प्रशासन पर आरोप लगा दिया। लेकिन प्रशांत किशोर ने फैसला तो गांधी मैदान में ही होगा और नवंबर में जनता की सरकार बना देंगे का दावा जरूर किया। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि 10 दिन बाद फिर यात्रा पर निकलूंगा और जनता की चौखट पर जाकर मिलूंगा। दूसरी ओर जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी एक सुर में प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली को फ्लॉप बता रहे। आरजेडी तो जन स्वराज पार्टी को वोट कटवा तक कह रही है। अब सवाल है कि प्रशांत किशोर किससे नुकसान पहुंचाएंगे? क्या बिहार को नया विकल्प दे पाएंगे? चुनावी रणनीतिकार राजनीति में कितने सफल होंगे या सिर्फ वोट कटवा पार्टी ही बनकर रह जाएंगे? पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रशांत का अर्थ होता है शांत रहने वाला, स्थिर रहने वाला। लेकिन प्रशांत किशोर अपने नाम के उलट बिहार की राजनीति में बदलाव का संकल्प लेकर आए हैं। लंबी पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के नाम से पार्टी बनाई और अब वो चुनावी राजनीति में दस्तक दे चुके हैं। प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज की बिहार बदलाव रैली हुई। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में तीसरा विकल्प बन चुकी है। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो जनता का राज चाहिए तो मेरे भाई 6 महीने के लिए कमर कस लो और अपने इस बेटे, अपने भाई पर भरोसा रखिए। नवंबर में आपको नई सरकार बनाकर, जनता की सरकार बनाकर देंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को बिहार में तीसरा विकल्प बताया तो केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कह दिया कि फिलहाल बिहार में कोई जगह खाली नहीं है। विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि इस बार किसी दूसरे दल का प्रयास धरातल पे नहीं उतरेगा। तो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि उपचुनाव में ही इनकी हवा निकल चुकी है, जो बची है वो भी जल्द निकल जाएगी। बहुत बढ़िया है, रैली करते रहे, टाइम फीस हो जाएंगे। हवा तो ऐसे ही निकल गया। 2 उपचुनाव लड़े थे ना, तो हवा निकल गया ना उनका, और आगे भी जो बचा है निकल जाएगा। अपने चुनावी रणनीति का पूरे देश में लोहा मनवा चुके बिहार में खुद के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी अपनी पहली लड़ाई यानी उपचुनाव में तो बहुत कुछ नहीं कर पाई, पर अब आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में तीसरा विकल्प बन पाई या नहीं। फिलहाल पटना की रैली में भीड़ को लेकर सियासत खूब हो रही है। कई लाख लोगों को आज हमसे मिलने नहीं दिया है, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज से 10 दिन के अंदर, आज आप अपने घर से आए हैं, 10 दिन के अंदर मैं यहां से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर, आपके गांव आऊंगा। ये हमको रोक नहीं सकते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रजनीश कुमार और लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या बिहार को नया विकल्प दे पाएंगे पीके? किससे नुकसान पहुंचाएंगे प्रशांत किशोर? पीके राजनीति में कितने सफल होंगे या कितने असफल होंगे? क्या बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी की टेंशन बढ़ने वाली है? क्या वोट कटवा मोर्चा बनकर रह जाएगी जन स्वराज? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा जन स्वराज के प्रवक्ता सैयद मसीउद्दीन और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल जन स्वराज के प्रवक्ता सैयद मसीउद्दीन जी आपसे है।
10 लाख भीड़ जुटाने का दावा और भीड़ नहीं जुट पाई तो प्रशासन के सिर ठीकरा फोड़ दिया गया। जनता को बुला नहीं पाए या फिर वाकई प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो सच है? करवा दीजिए। सैयद जी, मेरी आवाज मिल रही है? सैयद जी से दोबारा से आवाज एक बार सैयद जी की चेक कर लीजिएगा। आवाज मिल रही है सैयद जी मेरी? हाँ जी जी, आपकी आवाज हाँ आपकी आवाज अब आ रही है। ये जो 10 लाख लोगों को जुटाने का दावा किया जा रहा था, भीड़ जुट नहीं पाई इसलिए प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, या वाकई जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई हकीकत भी है? नहीं, देखिए आप इतना इंपॉर्टेंट चैनल है, आपको तथ्यों की भी जानकारी। भीड़ तो हमारी काफी अच्छी, रैली हमारी सक्सेसफुल है, लेकिन जो अपेक्षा थी हमको वो भीड़ नहीं आई। हमारी अपेक्षा की थी कि 10 लाख लोग आएंगे, लेकिन क्यों नहीं आए? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कल जो आंधी तूफान आया, जो बिजली गिरी, तो लगभग 3 दर्जन लोग बिहार में उसमें आहत हुए हैं, 3 दर्जन लोग मरे हैं। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जनस्वराज की तरफ से। और हर जगह मेन राज्य उच्च पथों पर और राष्ट्रीय उच्च पथों पर बड़े पैमाने पर पेड़ भी कट गए, पेड़ भी गिरे थे, तो उसको भी साफ करने में टाइम लगा। लेकिन 2000 बसें हमारी पटना जिला प्रशासन ने और सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने रोक दी, जबकि विधिवत हमको अनुमति मिली थी कि हम जेपी सेतु से आएंगे, हम गांधी सेतु से आएंगे, या उधर हमारी जो अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद की जो बसें थी, जो नवादा की बसें थी, उनको डाइवर्ट करके बिहटा लेके चले गए। और इधर जितने बसें गंगा उस पार से आ रही थी, सबको जेपी सेतु को उस तरफ रख दिया। तो लगभग 2000 बसें हमारी जो आनी थी वो बसें नहीं आई। तो ये निश्चित रूप से प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश पर, राज्य सरकार के डायरेक्शन पर एकदम पक्षपात पूर्ण किया है। और हम जनता को साधुवाद देना चाहते हैं कि इससे गेहूं खराब हो, जो बारिश हुई, जो गेहूं गिर गए खेतों में, जो खलिहानों में गेहूं थे वो बर्बाद हुए, तो किसानों की बहुत बड़ी बर्बादी हुई है। उसके बावजूद गांव-गांव हर पंचायत से लोग आए, पूरे बिहार के कोने कोने से लोग आए। हम साधुवाद देना चाहते हैं जनता को। हाँ, ये बात सही है कि हमारी जो छोटी गाड़ियां थी, जो निजी गाड़ियां थी, या जो ट्रेनों से लोग आए, या स्कॉर्पियो वगैरह करके जो लोग आए, जो छोटी गाड़ी ही पटना शहर में आ सकी। बड़ी गाड़ियों से जो हमारे बड़े पैमाने पर लोग जो आ रहे थे, लगभग 2000 बसों पे, वो उनको प्रशासन ने आने नहीं दिया। जबकि यातायात के एडीजी को भी हम लोगों ने लिख के दिया था, पटना के यातायात एसपी को भी लिख दिया, डीएम एसपी का विधिवत ये था, आदेश था, ज्वाइंट ऑर्डर निकला था इस संदर्भ में, क्या हमारी सारी गाड़ियां आएंगी, लेकिन हमारी गाड़ियों को आने नहीं दिया गया पटना शहर में। सुमित जी जवाब देना चाह रहे हैं, सुमित जी जवाब भी दीजिएगा और जो बदलाव चाहते हैं, बताइएगा। पिछले 35 साल में जो बदलाव की जो पीड़ा है बिहार में, उससे बदलने के लिए बिहार की जनता निश्चित रूप से बदलने के लिए जनता जो है दोबारा से भी आएंगे आपके पास, दोबारा से भी आएंगे। सुमित जी कुछ कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये कि जो आरोप लग रहे हैं इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए संतोष जी, 2000 में 3 जीरो होता है और 200 में 2 जीरो होते हैं, और 20 कहने पे उसमें 1 जीरो होता है। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी को यह बात समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा मुद्दों पे आता हूं मैं। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अभी अभी उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में एक ही सीट पर जमानत जो है वो बचा पाई इनकी पार्टी। उसके अलावा किस तरीके से बुरी तरीके से हार होती है ये भी सबने देखा है। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने बच्चों को कहीं ना कहीं एक तरीके से बरगलाने का काम किया था, बच्चों ने भी उस व्यक्ति को भगा दिया और बच्चों को ले जा करके प्रशासन के सामने ले जाके खड़ा करके उनसे उपद्रव करवा के बच्चों को पिटवाने का काम कुकृत्य अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति की बात हो रही है आज। और ये बात करते हैं 10 लाख लोगों को एकत्रित करने की।
तो 10,000 की भी संख्या नहीं थी, 10 लाख लोग आने वाले थे इनके, 10 लाख लोगों को, प्रशासन को और कोई काम नहीं था। प्रशासन ने इनके 10 लाख लोगों को चिन्हित किया। जो 2000 जिसमें 3 जीरो होता है, उस 2000 की संख्या वाले बस को प्रशासन ने रोकने का काम किया इनकी नजर में। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, यही प्रशांत किशोर है ना जिन्होंने जब बच्चों से बात की थी तो बच्चे जब इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे तो वो कह रहे थे कि तुम चुप रहो, तुमको कंबल दिया था ना जी, तुम बोलेगा। तो ये उस प्रकार के लोग हैं। और मैं सिर्फ ये समझना है ना कि आप जनगणमन में जो है थपड़ी बजाई है, आप जनगणमन में थपड़ी बजा रहे हैं, पूरी बात कर लेने दीजिए, उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? पूरी बात कर लेने दीजिए, आपको मौका मिलेगा। जो 13 को आएंगे आपके पास, जो मुख्यमंत्री है, एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे, समय खराब होता चले जाएगा। बाकी भी मेहमान मेरे पास हैं, सईद जी आपके पास आएंगे दोबारा से, दोनों आप एक ही स्टूडियो में बैठे, कम से कम इतना तो सामंजस्य बना के रखिए। लोगों को चुप कराना चाहिए। सुमित जी, सही बात बोलने पे ऐसे लोगों को मिर्ची लग जाती है। कोई मिर्च नहीं है। संतोष जी, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दिया जाए, उसके बाद इनको पूरा मौका है, उसके बाद ये अपनी बात रखेंगे। मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति कहता था कि जाति धर्म की बात नहीं करेंगे, वो व्यक्ति कहता है दूसरे ही पल उसकी बात जो है नीति, नियत, नैतिकता, रंगत सब बदल जाती है। और उसके बाद वो उस व्यक्ति का पूंछ जो है वो हरा रंग का रंग आ जाता है। वो व्यक्ति कहता है कि मुसलमानों को 40 सीट पे लड़ाएंगे। और दूसरे तरफ बात उस व्यक्ति की राजनीतिक सुचिता पे होती है जो दर बदर ठोकर खाने पर एनडीए के अंतर्गत आने वाले सभी दलों के सामने दर बदर जाके ठोकर खाया। जिस व्यक्ति ने नाक रगड़ने का काम किया, मुझे स्थान दे दो भैया, मुझे रख लो भैया, मैं आपकी पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा भैया, लेकिन वैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं स्वीकारा, जदयू ने नहीं स्वीकारा, यहां तक कि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया था। आज उसी कांग्रेस की बी टीम बन के ये काम कर रहे हैं। आज उसी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस आरजेडी कहती है आपकी बी टीम है, आप कह रहे हैं कांग्रेस की बी टीम है। खैर, आपके पास आऊंगा। आरजेडी प्रवक्ता चित्रंजन गगन जी भी हमारे साथ हैं। चित्रंजन जी, आरजेडी को ये क्यों लग रहा है कि जनसुराज पार्टी सिर्फ वोट कटवा नहीं स्वीकारा, जदयू ने नहीं स्वीकारा, उसके बाद नाक रगड़ने के बाद अब प्रशांत किशोर की जो पृष्ठभूमि रही पॉलिटिकल पार्टी करने की बना है या कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है नहीं। इवेंट शो अलग चीज है और पॉलिटिकल पार्टी बनाना अलग चीज है। बगैर कोई आइडियोलॉजी के आप पॉलिटिकल पार्टी बना के आप कहिए कि हम सर्वाइव करें तो वह संभव नहीं। और इनका पिछला आप देख लीजिए कि जैसे इनका संबंध किससे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए 2014 के पार्लियामेंट चुनाव में, जनता दल यू के लिए काम किए। जनता दल यू के तो जो है सो प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इनको नीतीश जी बना दिए। ये भी नीतीश जी कहे कि भाई अमित शाह 2015 में गगन जी मसीउद्दीन भाई, अरे मसीउद्दीन भाई, अरे मसीउद्दीन भाई, अरे मसीउद्दीन भाई, बहुत दिन के बाद आप सामने बैठे हैं, थोड़ा जो है सो धैर्य रखिए। पुराने आप हमारे मित्र हैं, अरे आप पुराने हमारे मित्र, आप थोड़ा धैर्य रखिए ना, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। तो जो है सो नीतीश जी ने कहा कि अमित शाह जी के कहने पर इनको मैंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। आप तो इनकी पृष्ठभूमि क्या है सभी समाजवादी गठबंधन में इसलिए आप जैसे कार्यकर्ता को पूछ रहे के सब इकट्ठे बट्टे हैं, सबके टारगेट पर तेजस्वी जी हैं। क्योंकि तेजस्वी जी की लोकप्रियता इस कदर से जो हालिया, हालांकि सर्वे वगैरह पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन किसी एजेंसी ने सर्वे किया, सब चैनल पर भी उसको दिखाया कि नीतीश जी आज इतना, तेजस्वी जी आज इतना ऊपर चले गए हैं लोकप्रियता के मामले में। जनता उनको जो है सो बिहार के भविष्य के रूप में देख रही है। तो इसीलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और जो है सो अब देख लीजिए, भाजपा हो, जनता दल यू हो, अब एगो ई आ गए कहां से, अब इस सब लोग जो है तो ये सब जो है नहीं है कि आपका ना कोई कार्यक्रम है न कोई आपका पॉलिटिकल थॉट है, तो केवल जो है भगवाने से। और इवेंट मैनेजमेंट अलग चीज है और पॉलिटिकल। ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर साहब, बहुत लंबे टाइम से आप बिहार की राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, और कई बार हम भी कुछ मुद्दों को समझने के लिए आपका रुख करते हैं, आपसे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा मामला है, एक तरफ तीसरा मोर्चा बनने की कोशिश की जा रही है जनसुराज की ओर से, प्रशांत किशोर की ओर से, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये वोट कटवा बनकर रह जाएंगे। जमीनी हकीकत पर आज की डेट में
प्रशांत किशोर क्या वो करिश्मा कर पाएंगे जो कभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया था, या सिर्फ एक ये प्रयास है जैसे उपचुनाव में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लमसम वही स्थिति है? देखिए, डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम की इजाजत तो है ही ना जी। कोई भी व्यक्ति कोई पार्टी खड़ा कर सकता है और अपने राज्य के सवालों को लेकर के, अपने नौजवान के सवालों को लेकर के, किसानों के सवालों को लेकर के, जनता के सवालों को लेकर के आवाज तो बुलंद कर ही सकता है। जनता उसे नकारेगी या जनता उसे एक्सेप्ट करेगी, ये तो जनता पर चीजों को छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जो बिहार जिन मौलिक जरूरतों से जूझ रहा है, कालखंड बदलते गए लेकिन बिहार वही के वही खड़ा है, ये पीड़ा तो है ही ना। प्रशांत किशोर जी को जनता नकार देगी, प्रशांत किशोर जी को जनता स्वीकार कर लेगी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय ये है कि जिस राज्य में 1.39% केवल भागीदारी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, कल्पना कीजिए वहां के नौजवानों की पीड़ा क्या होगी। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 0.8 है, 0.8। सोचिए, देश में 17वें पायदान पर है बिहार खड़ा। 55% आज भी जो खेती है असिंचित है, मतलब किसान बादल की तरफ देखने के लिए अभिशप्त है। जो 34% जो सरकार के आंकड़े हैं, वो जो सर्वे है जो 6000 से कम रुपए पर, मतलब प्रतिदिन 200 रुपए पर एक परिवार जीने के लिए अभिशप्त है। अगर उसको लेकर के कोई आवाज उठाता है, जनता उनको वोट देगी नहीं देगी, वो सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, जिसका ड्रॉप आउट रेशियो एजुकेशन का, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, हायर एजुकेशन तो किस तरह से स्थिति है, चितरंजन भाई को ज्यादा पता होगा। पटना विश्वविद्यालय में कितने शिक्षक बचे हुए हैं ये सबको पता है। तो कालखंड बदलते गए, सत्ता का हस्तांतरण होते गया, सामाजिक समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग किया गया, वोट की फसल काटी गई। लेकिन बिहार का नौजवान और बिहार के जो बूढ़े माँ बाप, क्या उनकी दवाई और नौजवानों की पढ़ाई और उनकी कमाई, इसके बारे में अगर कोई सवाल लेकर के आता है, बिहार का कोई युवा आता है, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में उसकी भी जगह होगी। भीड़ कितनी आई कितनी नहीं आई, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सवाल मौजूद थे कि नहीं थे। जो सवाल को लेकर के प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, जो सवाल कभी तेजस्वी यादव ने उठाया, जो सवाल एनडीए उठाती है, ये सवाल तो मौजूद है ना कि ये बिहार का नौजवानों की स्थिति क्या है। अब तो आंकड़े है ना, ई पोर्टल पर आंकड़े हैं कि 2.95 करोड़ पलायन का दंश आज भी बिहार का व्यक्ति झेलता है। भाई 14 करोड़ 13 करोड़ की आबादी का बिहार 3 करोड़ हर साल पलायन करने के लिए अभिशप्त है। ये कहां बिहार खड़ा है? तो अगर ये सवाल है, उन सवालों पर गंभीरता मुद्दे, अगर बिहार जातीय जकड़न से निकले। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी तो सच है कि इन्हीं सवालों को लेकर राजनेता अपनी जीत को चमकाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, सत्ता पाते हैं, उसके बाद सवाल जस के तस रहते हैं। सुमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। मैं जरा एक लाइन में कंक्लूड कर दूंगा आपको। आपने जो कहा बिल्कुल यही बात होती है कि आप राजनीति की फसल काटने के लिए अगर आप इस तरह के सवाल अगर लाते हैं, इसको भी जनता समझती है और वास्तव में उनके समाधान के लिए आते हैं, इसको भी जनता समझती है। उसके रिफ्लेक्शन आपको दिखेंगे 2025 में, 2020 में भी दिखे, 2025 में भी दिखेंगे। सुमित जी। संतोष जी, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के काल के बाद जो सशक्त, स्वस्थ, शिक्षित और स्वावलंबी बिहार के उद्देश्य के साथ जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार की सरकार आती है, तो ये सिर्फ एक नारा नहीं। जदयू का नाम लेना नहीं भूल गए लोग, जदयू का नाम भी नहीं ले रहे हैं लोग। एनडीए का नाम लिया है, मैंने एनडीए का नाम अब जदयू का नाम लेना भी छोड़ दिए लोग। मैंने एनडीए का नाम लिया है, कहीं ना कहीं आपको अपनी जो सामान्य जानकारी है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मुद्दों पे आइए ना, बिहार के मुद्दों पे बात हो रही है तो बिहार के मुद्दों पे बात कीजिए। देखिए, सशक्त, स्वस्थ, शिक्षित और स्वावलंबी बिहार का नारा जो है सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का। ये कहीं ना कहीं ये हमारे प्राण, हमारे अंदर बसा हुआ प्राण वायु है। एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने देखा कि बेटियों के लिए, बहनों के लिए और गरीब गुरबों के लिए, महिलाओं के लिए लगातार जो योजनाएं लेकर के हम आए, चाहे किसी बेटी के स्कूल जाने पर उसको साइकिल देने की बात होती है या फिर उस बेटी को कहीं 35% आरक्षण देने की बात होती है और उसी बेटी को, उसी
उसी बेटी के विवाह पे आप देखेंगे कि हजारों रुपए उसके खाते में निबंधन पे दिया जाता है और उसी बेटी को चुनाव लड़ने पर आरक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा अगर मूलभूत उद्योग की बात करें तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इन तीनों सेक्टर में कहीं ना कहीं उद्योग धंधों को बांट करके देखा जाता है। आप देखेंगे कि द्वितीयक सेक्टर को मजबूत करने का काम लगातार एनडीए की सरकार ने किया। आप देखेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 50,000 करोड़ रुपए बिहार को देना और उसके बाद ठीक है, सारी बातें ठीक है, को संभ्रांत करने के लिए 50,000। डॉक्टर संजय जी का दुख ये है कि 13 करोड़ के बिहार में से फिर 3 करोड़ का पलायन क्यों हो रहा है? संतोष जी मुझे मेरी बातों को रखने का मौका दिया जाए। देखिए मुझे लगता है कि एक तरीके से मखाना उद्योग पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं। मखाना उद्योग से जुड़े हुए लोगों को कहीं ना कहीं संभ्रांत करने की जो प्रतिबद्धता गांव, गरीब, किसान, मजदूरों को और कला संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को समृद्ध करने का जो काम हमने किया, 50 लाख नौकरी देने का काम, 50 लाख नौकरी देने का जो वादा है उस दिशा में आप देखिए कि 27,000 नौकरी देने के लिए कैबिनेट ने किस तरीके से मुहर लगा दी और गया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के माध्यम से 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब नौकरियों की बरसात हो रही है और आप देख लीजिए एक डाटा बताता है कि बिहार वर्तमान में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला राज्य बन चुका है। बिहार वर्तमान में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य बन गया और उसके बाद बोल कौन रहा है ये समझना है ना। राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो स्वयं दो मुख्यमंत्री के सुपुत्र होते हुए भी जिनका शिक्षा दीक्षा से दूर दूर तक नाता नहीं रहा, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक कहावत को चरितार्थ किया, अंधों में काना राजा जानबूझकर भुखमरी के गर्त में डालने का काम किया था, उस पर भी तो जवाब देना चाहिए ना। इन लोगों को दूसरे को बोलने नहीं देंगे लोग। मैं उनसे पूरा प्रभाव है। संजय जी जो स्थिति बताए, बिहार की स्थिति यही है। अब प्रवचन उनका सुनते रहिए, भाजपा नेताओं का प्रवचन सुनते रहिए। लेकिन उन्होंने तो आपके भी कामकाज का जिक्र किया ना उसमें। लोग बताएंगे चित्ररंजन जी हमारी बात आपने अपराधियों का राज चलाया है, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। पहली बार आप सर्टिफिकेट नहीं दीजिए। तेजस्वी जी ने जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का काम किया। पढ़ाई, बालू माफिया को आगे बढ़ाया, भू माफिया को आगे बढ़ाया, शराब माफिया को आगे बढ़ाया तेजस्वी यादव ने, और क्या किया बताइए ना। यह मुद्दा जो है शराब माफिया से पैसे लेने वाले भारतीय जनता पार्टी को बुलाइए, हमारे सुमित भाई को ही बुलाइए। माफिया से बोलने का मौका ही नहीं देंगे। 17 महीना वो बताएंगे। 17 महीना उन्होंने करके दिखा दिया। एक व्यक्ति जो है राजद शराब माफिया से पैसा लेती है और प्रशांत किशोर जी शराबबंदी खुलवाने की बात करते हैं। दोनों में होड़ लगी है कि शराब माफिया का सबसे अच्छा, सबसे प्यारा दोस्त कौन है, कौन शराब माफिया को आगे बढ़ाएगा। जनता का भरोसा बिहार में कृषि उद्योग को बढ़ाने की बात कभी नहीं करेंगे, लेकिन शराब उद्योग को बढ़ाने की बात ये करेंगे। बिहार में चीनी मिलों का जब ये दावा करते तो मुझे समझ नहीं आता कि कप्तान कौन था उस समय और उप कप्तान कौन था। खैर, जनसुराज की तरफ आता हूं। पेंशन में बढ़ोतरी। सैयद भाई, मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि अब 10 दिन बाद दोबारा से जनता के दर पर जाएंगे आने जाने का खर्चा, प्रशांत किशोर, तो क्या पहले जब उन्होंने यात्रा की थी उस समय क्या लोगों को समझा नहीं पाए थे, और आज जो उन्हें आईना नजर आया है, जितनी उम्मीद वो कर रहे थे उसके मुताबिक उतनी तादाद नहीं पहुंची, तो क्या उसमें कुछ रणनीति में बदलाव करने की कोशिश है? को बोलना है, हम लोगों को क्यों बुलाया था गाड़ी चलाने? सैयद जी, सवाल आपसे है। जब भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता को सब बोलना है तो हम लोग क्यों आए थे? सैयद जी, सवाल सुना आपने, मैंने सवाल आपसे किया। वाले अपने मित्र को नहीं बोल रहे हैं, ये राजद वाले अपने मित्र को नहीं बोलेंगे। आपके सवाल का मैं जवाब दूं, बोलने दे दो ना। सुमित जी प्लीज, आवाज उठा देंगे। सुमित जी प्लीज, अभी मुझे संजय कुमार जी के भी पास जाना है, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा सैयद जी जल्दी से। संतोष जी, मैं बताना चाहता हूं कि जाने माने शिक्षाविद और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी ने पिछले 35 साल लालू राबड़ी का जो शासन हो या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का शासन हो, इनके 35 साल के शासन को आईना डॉक्टर संजय कुमार जी ने दिखा दिया है। हम तो जनता के बुनियादी अधिकारों की बात कर रहे हैं। जनता उबी हुई है। समाजवादी चिंतक
डॉक्टर और सब लालू जी लोहिया के ने घर में कहा होता था था, कि सब जिंदा लालू जी के समाज घर में होता एक था। सप्ताह से इनके ज्यादा साले ने इंतजार नहीं प्रूफ कर कर दिया, रहा है। चित्ररंजन अब जी, 35 साल से चित्ररंजन जी, आप कहाँ देखिए थे? देखिए क्या आप क्या भी है रिश्तेदारों ने भारतीय प्रूफ किया जनता ना कि लालू पार्टी जी के के घर में और पंचायती एनडीए के होता था। प्रवक्ता का लालू किसी जी को के घर बोलने में ही नहीं देना पंचायती होता था, चाहते किस हैं। चीज का जैसे पंचायती दिल्ली में होता नहीं था? दे रहे, बताइए अब ना। बिहार में ही बोलने नहीं दे रहे अपहरणकर्ताओं का हैं, पंचायती किसी को होता बोलने नहीं दे रहे था, हैं। गुंडों का पंचायती गुंडों- होता था। ये बताइएगा चित्ररंजन जी, किसका पंचायती उन्माद होता था? भड़काने वाले गिरिराज बाबू इनके सभी साथ मेहमानों की हैं। आवाज को डाउन कर दिया जाए। डॉक्टर संजय कुमार, मेरा सवाल आपसे है, डॉक्टर साहब, जब चेहरे पर विश्वसनीयता की बात आती है, जब 15 साल हमने लालू राबड़ी चेहरे पर भी विश्वास किया, उसके बाद नीतीश कुमार पर भी विश्वास किया बिहार की जनता ने, अब प्रशांत किशोर के चेहरे पर विश्वास किया जाए, ये कैसे जनता तय करे कि प्रशांत किशोर जो वो मुद्दा चाह रहे हैं, जिस तरह की समस्याओं से घिरा हुआ इस समय बिहार है, उन समस्याओं से प्रशांत किशोर निकाल लेंगे? किशोर आगे कर रहे हैं, अधिकारी भ्रष्ट हो गया है। जनता उनसे कनेक्ट होगी कि नहीं कनेक्ट होगी, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है? पैनलिस्ट में सारे बैठे हुए लोग क्या ईमानदारी से इसको नहीं स्वीकार करते हैं कि ये सरस्वती की धरती रही है बिहार और सरस्वती सूख गई है, कारण में जो लोग रहे हों, लेकिन क्या सरस्वती नहीं सूख गई है? क्या पूरे विश्व में बिहार के लोग अपनी मेधा से अपनी छाप छोड़ते थे? अगर वो सरस्वती में थोड़ी पानी की धार आ जाए फिर बिहार बदलेगा। किसानों के खेत में हरियाली आ जाए, नौजवानों के सपने आकार लेने लगे और उन बूढ़े माँ बाप को दवाई मिलने लगे, तो मैं मानता हूं कि एक बड़ी बात होगी बिहार के हिस्से में। राजनीति आप कीजिए, लेकिन जो मौलिक सवाल है जिसके तरफ आपने इशारा किया कि जो मूल सवाल है, वो मूल सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं और वो सोशल इंजीनियरिंग और बाकी चीजों के गणित बिठा करके आप राजनीति में बाजी मार लेते हैं, सत्ता पर आप बैठ जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या बिहार कराहता हुआ बिहार, जिस बिहार की पीड़ा ये है कि 3.5 करोड़ आबादी परिवार जिस बिहार में रहता हो, उसमें 94.5 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे है। उनके बच्चे, अभी आ गया गर्मी का सीजन ना, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से जो पीड़ित बच्चे होते हैं उसका गवाह बिहार बनता है कि एक भी वायरल लैब बिहार में आज तक नहीं बन पाया और उन बच्चों को मरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। ये चमकी बुखार की पीड़ा कब तक बिहार झेलेगा? कब तक बिहार के किसान अपनी खेती छोड़ करके और दूसरे प्रदेशों में जाकर के गार्ड की नौकरी करेंगे? कब तक बिहार के किसान जो छाती चीर करके धरती का सोना उगाते थे, उनकी फसलों की कीमत नहीं मिलती है? कब तक फूड वेस्ट इंडस्ट्री का सपना आकार लेगा? कब तक ये जो हायर एजुकेशन के लिए जो यूनिवर्सिटी थे बने हुए, उसमें वो बच्चे निकलेंगे और सिविल सर्विसेज में फिर वही रैंकिंग आएगी जो रैंकिंग कभी बिहार का हुआ करता था? मुद्दे वहां है, मुद्दे राजनीति का नहीं है कि हमने क्या किया उन्होंने क्या किया। मैं कहता हूं कि ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम में प्रशांत किशोर जी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। जब कनेक्ट होती है नहीं कनेक्ट होती है वो जनता पर छोड़ दीजिए। अगर तेजस्वी जी ने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, जनता कनेक्ट हुई। 2025 में अभी बजट में एनडीए ने कहा कि 37 लाख लोगों को हम नौकरी और रोजगार देंगे, जनता कनेक्ट होती है। लेकिन अगर उनके मौलिक सवाल, उनके बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं, उनके मौखिक सवाल शिक्षा को लेकर, दवाई को लेकर, रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर जब इन पर बात आती है तो जनता अब यह तय करना होगा कि वो किसके साथ जाती है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, इस डिबेट को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा और बहस